गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडीपुर मिश्रा पर बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपके लिए एक नया सेशन लेकर स्टार्ट हुए हैं जिसके अंदर हम जो साइंस है 10th क्लास की उसको कवर करने वाले हैं और उसके अंदर जो भी आपके डाउट हों वो हमें बिल्कुल बताइए। और उसके साथ साथ हम एक ऐसे नोट्स बनाने वाले हैं जिस बच्चे को ऐसे लगता है कि मैं साइंस में पास नहीं हो पा रहा हूँ या मेरे को थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, मेरे को स्टडी अच्छे से नहीं हुई है, तो उनके लिए हम एक नोट्स लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होने वाले हैं। इसके साथ साथ जो NCERT है, जो CBSE बोर्ड है, उन सभी बोर्डों के लिए होने वाली क्लास है। ये क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप थोड़ा सा गौर करके और ध्यान से हमारी जो क्लासें हैं उसको अटेंड करना। आज से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर जो हमारा 10th में है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण। कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एंड क्या होते हैं समीकरण, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट पॉइंट आपके सामने ये रहा। इसके अंदर लिखा है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें एक नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे आगे। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं दूसरा जो पॉइंट है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है, ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जैसे कि इसमें ये बोला गया है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, मतलब कि कोई भी, मान लो हमारे पास कोई भी एलिमेंट था, जैसे कि H2 था प्लस O2 था। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि H2 और O2 की जब अभिक्रिया कराई, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब हमने अभिक्रिया कराई तो वो क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं, पानी बनाते हैं, H2O बनाते हैं। ठीक है, H2O बनाते हैं। तो इसके लिए देखो कि जो ये वाला पार्ट है उसे बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्योंकि इसी ने अभिक्रिया की है तो ये क्या बन गया? अभिकारक बन गया। इसके बाद में जो आता है नेक्स्ट वो है H2O। जो हमारे पास उत्पाद आया H2O, उसको हम क्या बोलेंगे देखना। H2O जो पानी हमारे पास बना, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं उत्पाद। कि ये क्या बना? एक उत्पाद बना। उत्पाद यानी कि हमें ये प्राप्त हुआ जब हमने H2 और O2 की अभिक्रिया करवाई तो हमारे पास ये उत्पाद बना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। उत्पादक नहीं, मैंने सॉरी गलत लिखा है थोड़ा सा, उत्पादक नहीं उत्पाद। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा सा फोकस करें। फिर उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि हमने पहला एग्जाम्पल लिया भोजन का पाचन। अगर भोजन का पाचन कहाँ पे होता है? भोजन का पाचन जब हम भोजन खाना स्टार्ट करते हैं तो हमारे मुंह से ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है, ये आप सभी को पता है। एक है फिर शोषण, फिर लोहे पे जंग लगना। ये भी आपने देखा होगा कि लोहा जिस साइज़ का होता है उसमें थोड़ा सा जंग लग जाता है। मैग्नीशियम फीते का जलना, फिर दही का बनना। तो ये क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, रासायनिक अभिक्रिया। तो इससे पहले हम पीछे वाली क्लासों में हमने कुछ डिस्कस किया था, उनके बारे में कुछ डिस्कस कर लो। कि जैसे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में हमने डिस्कस किया था पीछे वाली क्लासों में। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन जो कभी हम क्या करें कि किसी अभिक्रिया को करवा दें
किसी अभिक्रिया को करवाएं, उसके बाद में जो उत्पाद बना उसको पुनः जिस पदार्थ से हमने बनाया था वो वापस नहीं मिले, तो वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन। एंड भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, जब हम किसी अभिक्रिया को करते हैं तो उसके बाद में वो उत्पाद है जो बना उसको हम पुनः जो अभिकारक है उनमें ढाल सकते हैं, उनमें ला सकते हैं। वो क्या होते थे, भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन वे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं वे होंगी जो एक बार होने के बाद में फिर उनको हम पुनः उत्पाद नहीं अभिकारक नहीं बना सकते। उत्पाद बनने के बाद में हमें चेंजमेंट आ जाता है जब हम किसी की अभिक्रिया करते हैं। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था H2 + O2 का एग्जाम्पल लिया था, तो ये दोनों गैसेस थी। जब इनका उत्पाद बनाया तो क्या बना, H2O पानी जल बना, जो इन दोनों से ही अलग है। क्या अलग है? क्या हवा से हम अपना पेट भर सकते हैं? नहीं भर सकते, लेकिन हम जल से अपनी प्यास को कम कर सकते हैं। अगर आपको मान लो कि ऐसा दिया जाए कि H2 दे दी जाए और ऑक्सीजन दे दी जाए, तो क्या आप अपने जो पेट है उसको भर सकते हो क्या? जो आपको पानी की आवश्यकता है तो उसकी जगह आपको अलग अलग H2 और O2 दे दी जाए तो आप उसको नहीं फिलअप कर सकते, उनका उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन जब हम उनको मिलाकर H2O बना देते हैं, पानी बना देते हैं, जल बना देते हैं, तो उसका उपयोग आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद में हम चलते हैं आगे है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण क्या होते हैं उनके बारे में। अवस्था में परिवर्तन, एक तो बता देता हूँ अवस्था कौन कौन सी होती हैं। एक तो होती है सॉलिड यानी ठोस, गैस और लिक्विड ये 3 तरह की अवस्थाएं होती हैं। तो जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो ये तीनों चेंजमेंट हो जाती हैं। फिर उसके बाद में है रंग में परिवर्तन। कि पहले जैसे कि हमने पहला एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो उनमें जो गैसें होती हैं उनमें कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब हम पानी लिया तो उसमें कुछ अलग रंग सा जो दिखाई दिया। वैसे कि जल के अंदर कोई रंग नहीं होता है ना, उसके अंदर कोई रंग नहीं होता, लेकिन जैसे कि हम मान सकते हैं जैसे लोहा था उस पर जंग लगा, तो उसका जब जंग लग जाता है तो रंग अलग चेंज हो जाता है, येलो कॉफ़ी कलर टाइप में हो जाता है। फिर उसके बाद में हमने देखा ताप में परिवर्तन। कि ताप में परिवर्तन हो जाता है। ताप में परिवर्तन होने का मतलब है कि जब हम अभिक्रिया कराएंगे, रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे यानी 2 उत्पादों की अभिक्रिया कराएंगे, तो ताप में परिवर्तन होता है। ठीक है। फिर गैस में उत्सर्जन। कि कई अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिसमें गैस अवशोषित होती है, उत्सर्जित होती है। गैस हमेशा ही उत्सर्जित होती रहेगी। जैसे CO+ से हम किसी और की अभिक्रिया कराएं, पानी की कराएं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये बाहर निकलती रहती हैं। फिर उसके बाद में रासायनिक परिवर्तन में प्रदर्शित करना। कि हम रासायनिक अभिक्रिया को है ना उसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, तो देख लेना। कि शब्द समीकरण, जिंक का जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बन गए, अभिकारक बनते हैं। फिर क्या होगा कि जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ से जिंक और सल्फेट मिलके जिंक सल्फेट बना लेंगे और हाइड्रोजन जो गैस है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है जिसके अंदर रासायनिक समीकरण क्या बन गया अपना, देखो कि जिंक था, यहाँ पे जिंक था, इसका सिंबल होता है Zn। फिर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। ये क्या था, अभिकारक था, H2SO4। फिर उसके बाद में बना क्या, जिंक सल्फेट ये नाम लिख रखा है, यहाँ पे इसका सिंबल है ZnSO4, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। फिर हाइड्रोजन क्या होता है, H2O गैस होती है। तो ये क्या बन गया, हमारा एक रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित किया, वो एक एग्जाम्पल हो गया। कि जब हम जिंक और जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं, तो जब हम जिंक और जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो जिंक सल्फेट बनता है। जैसे देखो Z था यहाँ पे, फिर हमने SO4 H2SO4 से अभिक्रिया कराई तो SO4 हट के जिंक के पास आ गया और H2 जो बचा था वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाला हमारा चैप्टर चल रहा है।
तो इसके अंदर अब देखो रासायनिक समीकरण की, रासायनिक समीकरण होते क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि रासायनिक समीकरण होते क्या क्या है। थोड़ी सी मैं साइज कम कर लेता हूँ अपने पेन की। फिर है देखो, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्व के प्रतीक व अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। क्या क्या बोला इसके अंदर, हमने बोला कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती हैं। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है कि हमने अभी ऊपर देखा था। रासायनिक समीकरण में तत्व के प्रतीक लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? तत्व के प्रतीक। जैसे हमने अभी ऊपर वाला एग्जाम्पल लिया था जिसके अंदर हमने देखो, ऊपर वाला दिखा देता हूँ मैं, जिंक और जिंक सल्फेट है तो इनके हम प्रतीक लेते हैं। प्रतीक क्या होते हैं? ये सिंबल होते हैं, प्रतीक होते हैं। जेड और H2SO4, जेड आयन क्या हो गया? जिंक का हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या हो गया? H2SO4 और जिंक सल्फेट का बना तो जेड आयन SO4 बना, है ना, SO4 बना। ठीक है, यही चीज़ें हैं यहाँ पे, यही दिखा रखी हैं जो हमने एग्जाम्पल से समझी थी। फिर प्रतीक और अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। भौतिक अवस्था के साथ लिखने का मतलब भी मैं बता दूं, इसके अंदर नहीं लिख रखा। भौतिक अवस्था के साथ लिखने का मतलब है कि जैसे H2 है, H2 क्या है? गैस है, तो इसके साथ हम गैस लगाएंगे। ठीक है, H2O क्या बनेगा? पानी बनेगा, तो इसके साथ हम L लगाएंगे, लिक्विड अवस्था, गैस अवस्था। और सॉलिड भी होता है, जैसे कार्बन है तो वो S है, सॉलिड है। ठीक है, तो गैस की अवस्थाओं में भी हम उनको लिखेंगे, उत्पादों को रासायनिक सूत्र और भौतिक अवस्था के रूप में लिखेंगे। भौतिक रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक और तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। क्या दर्शाया जाता है? अभिकारक की अवस्था परिवर्तन कि जैसे ही हम कोई भी अभिक्रिया करते हैं, जैसे कि आपके पास ऊपर वाला एग्जाम्पल ही मैं ले लेता हूँ, जैसे कि ये था, इसके अंदर देखो Zn और H2SO4 की जब अभिक्रिया करवाई हमने, इनको मिलाया तो ये तीर का निशान था। तो इसी के ऊपर हम क्या लिखते हैं कि दाब, प्रेशर लिखते हैं। ठीक है, ताप लिखते हैं, टेम्परेचर लिखते हैं, कितना डिग्री 273 डिग्री केल्विन है या दाब कितना है, इनके अकॉर्डिंग हम ये लिखते हैं इसके तीर के ऊपर। ठीक है, यही चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे। क्या बताई गई हैं कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद में अभिक्रिया को संतुलित करने का बराबर रखना कि जैसे हम किसी भी चीज़ को इक्वल करते हैं, जैसे कि मैथ में हम करते हैं 2 इक्वल होगा 2 के, है ना, तो यहाँ पे जो तीर का निशान है वो भी एक क्या है? इक्वल है, कि हमें 2 को 2 के इक्वल करना है। ये मैथ के अकॉर्डिंग ही होता है। तो इसके अंदर देखना कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना द्रव्यमान संरक्षण नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। ये इसमें बोला गया है। क्या बोला गया है कि जब हम किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो उसका जो द्रव्यमान होगा, जैसे कि कोई भी वस्तु अगर यूनिवर्स में है तो उसका कोई ना कोई भार तो होगा। जैसे हमारा खुद का कोई भी भार होता है, H2 कोई गैस है, वो भी यहाँ पे पृथ्वी पे जगह घेरती है, तो उसका भी कोई द्रव्यमान होगा, यानी कि उसका भी कोई वेट होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही O2 है, उसका भी कोई वेट होगा। पानी है, उसका भी कोई वेट होगा। Zn है, जिंक है, उसका भी कोई भार होगा। जो पोटेशियम है उसका भी कोई भार होगा। ऐसे ही हीलियम है, उसका भी कोई भार होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भार पे डिपेंड करती हैं। तो भार का संरक्षण का नियम क्या कहता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना
कि द्रव्यमान संरक्षण नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो उत्पन्न होता है और ना ही विनाश होता है। ना तो वो उत्पन्न होगा और ना ही वो विनाश होगा, यानी कि उसका कोई अंत होगा। जैसे कि भार है तो वो कोई कभी अभिक्रिया करेगा तो उसका भार क्या होगा, सीमित होगा, बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा द्रव्यमान। ठीक है। इसके बाद में कुछ अलग पॉइंट था। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। कि क्या समान होनी चाहिए, परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो अभिकारक और उत्पाद जो है, अभिकारक और उत्पाद जो है उनकी परमाणु संख्या इक्वल होनी चाहिए। परमाणु संख्या का मतलब यहाँ पे क्या है कि परमाणु संख्या जैसे हाइड्रोजन की 1 होती है क्योंकि वो एलिमेंट पहला है, फिर हीलियम की 2 होती है परमाणु संख्या। जैसे जैसे आवर्त सारणी में हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे उनका जो क्रम होता है उसी को परमाणु संख्या ही बोला जाता है। फिर है चरणबद्ध संतुलित। क्या बोला है हमें कि चरणबद्ध संतुलित। ठीक है। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, चरणबद्ध संतुलित करना। कि किसी को भी चरणबद्ध संतुलित करना, यानी कि हम क्या करेंगे, किसी भी अभिक्रिया है उसको चरण के अनुरूप हम उसको ढालेंगे कि पहले क्या आएगा, फिर क्या करेंगे, फिर सेकंड चरण में हम क्या करेंगे, थर्ड चरण में क्या करेंगे, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो रासायनिक समीकरण लिखकर, पहला चरण है रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया समीकरण लिखेंगे और प्रत्येक के चारों ओर बॉक्स बनाएंगे। जैसे इसने बना रखा है ब्लू कलर से आपको दिखाया हुआ होगा, है ना। ये हम बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, बना लिया। उसके बाद में ये क्या बोलता है वो देखते हैं। संतुलित देखना, संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। कि जब भी कोई बॉक्स है उसके अंदर संतुलित करते हैं तो उस बॉक्स के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन कहाँ होता है, बाहर की साइड में होता है। ठीक है। उसके बाद में सेकंड चरण हमारा आता है। सेकंड चरण क्या आता है, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्व के परमाणु की संख्या नोट कीजिए। कि जो समीकरण दे रखा है उसमें परमाणुओं की संख्या क्या है उसको नोट कीजिए। जैसे ऊपर वाला समीकरण था, इसके अंदर Fe था, जो लोहा था, उसका अभिकारक और परमाणु की संख्या क्या थी, 1 थी, अभिकारक 1 था। उत्पाद में परमाणु की संख्या, उत्पाद में देखो परमाणु की संख्या कितनी हुई, 3 हुई। ठीक है, हुई। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो सेकंड पोर्शन था उसके अंदर था हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने परमाणुओं की संख्या थी, 2, और जो सेकंड वाला था उसमें भी थी 2। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन की 1 थी देखो, और यहाँ पे थी 4, है ना, 4 थी। तो अब हम इनको संतुलित करेंगे। ठीक है। इसके बाद में हम चरण नंबर 3 पढ़ते हैं। चरण नंबर 3 क्या है, देखो, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड, अभिकारक कौन कौन से हैं, ये हैं अभिकारक, ये हैं उत्पाद, कि इनकी साइड में हम उचित गुणांक लगाकर संतुलित करेंगे। फिर नंबर 4th पॉइंट आता है हमारा, क्या 4th पॉइंट देखो, इसमें ये भी समझा देता हूँ। Fe था तो इधर देखो Fe का परमाणु 1 है, इधर कितना है, 3 है। इधर ऑक्सीजन का परमाणु कितना था, 1 था, लेकिन यहाँ पे 4 है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 थे, इधर भी 2 थे ना 2। तो अब इन्होंने क्या किया बताता हूँ। इन्होंने किया कि जो H2O था, जो पानी था, उस पर हमने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन के तो कितने हो गए, 4 तो ये थे, 2 ये थे, यानी 4 × 2 = 8। कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद में देखना, जो Fe था, इधर 1 था
और इस साइड में कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो अब देख लो ऑक्सीजन का क्या था, इधर 4 था। जब हमने इस 4 को ऐड कर दिया तो ऑक्सीजन का इधर तो 1 था, 4 हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 × 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। क्या हो गया, 4। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, सेम हो गई। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या यहाँ पे सेम हो गई। फर्स्ट चरण में ये, थर्ड चरण में यही था। देखो सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व के अभिकारक और उत्पाद की साइड अनुसूचित, तो सबसे अधिक परमाणु किसके थे, ऑक्सीजन के थे। कितने थे, 4। इधर थे 3 किसके, Fe के 3 थे, लेकिन ऑक्सीजन के 4 थे। तो ज़्यादा वाले जो हैं उनको पहले संतुलित करते हैं। तो इसको देखो हमने संतुलित कर दिया 4 से मल्टीप्लाई करके H2O को। ठीक है, अब सेकेंड चरण में देखो भाई, फोर्थ चरण जो है, सभी तत्व के परमाणुओं को चरण थर्ड की भांति संतुलित करेंगे। थर्ड की भांति संतुलित करने का मतलब कि अब हमने ऑक्सीजन को संतुलित कर दिया, तो अब हम किसको, जो उससे छोटा है, जिसकी जो परमाणु संख्या छोटी है, उसके पास जाएंगे। जैसे कि Fe 3 था, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 था, तो अब हम Fe3 को हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो कैसे, इधर 3 है और कोई Fe है नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे कि जो Fe3 है उसको हम Fe से मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। देखो कि 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो Fe कितना हो गया, 3 हो गया। और इधर भी Fe कितना था, 3 था। इधर भी कितना था, 3 था, और इधर भी 3 हो गया। मतलब कि ये संतुलित हो चुका है। सभी तत्व के परमाणु, नीचे लिखा है, सभी तत्व के परमाणु की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है। दोनों ओर समान का मतलब देखो कि इधर हमने एक और चीज़ छोड़ी है कि H2 यहाँ पे हमने अभिक्रिया करवाई थी तो ऑक्सीजन 4 बन गया था, और H2 कितना बन गया था, 8 बन गया था, क्योंकि 4 तो पहले था, उसको मल्टीप्लाई किया 2 से, 8 बन गया। तो इधर इस साइड में देखो, इस साइड में कितना था, H2 था, यानी कि 2 ही था। कितना था, 2 था। 2 को हमने क्या किया, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको देखो, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × 2 इज इक्वल टू, ये भी 8 हो गया। क्या हो गया कि जो ये था, ये वाला था, ये भी 8 हो गया, और ये वाला भी 8 हो गया H2 का। इधर देखो 4 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के कितने, 4, और इधर भी ऑक्सीजन के कितने हैं, 4, यानी संतुलित हो गई। यहाँ पे तो ऑक्सीजन वाले तो संतुलित हो गए। उसके बाद में देखो कि उसके बाद में हम और देखते हैं कौन सा, उसके बाद में देखो कि जो Fe3 था, इधर भी Fe3 हो गया, यानी कि संतुलित हो गया। इधर H2O 8 था, इधर H2O 8 हो गया, संतुलित हो गया। इधर ऑक्सीजन 1 और 4 क्या हो गए, 4 हो गए, और इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। तो हमारी जो अभिक्रिया है वो संतुलित हो चुकी है। अब इसमें लिखा है सभी तत्व परमाणु अभिक्रिया के दोनों ओर समान हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब फिफ्थ चरण क्या है, फिफ्थ चरण में क्या करेंगे, अभिकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था लिखेंगे। भौतिक अवस्था अभी बताई थी कि जो उत्पाद या अभिकारक है वो सॉलिड है तो सॉलिड लिखेंगे, यानी ठोस रखेंगे। अगर वो द्रव्यमान है, द्रव्य है यानी लिक्विड है तो लिक्विड रखेंगे। अगर वो गैस है तो गैस रखेंगे, या अगर वो जलीय विलयन है तो जलीय विलयन का एक क्यों लिखेंगे। तो अभिक्रिया क्या थी हमारी, संतुलित की हुई अभिक्रिया थी, संतुलित की हुई ये वाली अभिक्रिया क्या थी, संतुलित की हुई ये थी। इस अभिक्रिया को हमने क्या किया, देखो इस अभिक्रिया में जो Fe3 था वो क्या था, Fe3 था वो था सॉलिड, तो हमने सॉलिड रखा। H2O जो था वो गैस अवस्था में था तो हमने गैस अवस्था रखी। FeO3 क्या था, सॉलिड अवस्था में था तो हमने सॉलिड रखा। और H2 गैस अवस्था में थी तो हमने गैस उसके आगे कोष्टक में ऐसे J लगा कर रखा, ऐसे रखा। S की तरह सॉलिड था तो उसमें लिक्विड था तो L रखा, और गैस ये था तो G रखा। और अगर जलीय विलयन होता तो एक क्यों रखते, ठीक है, एक क्यों रखते अगर जलीय विलयन होता तो। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं
जो 6 चरण है वो क्या है। 6 चरण कुछ आवश्यक परिस्थिति जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे रखा जाता है। ये भी हमने हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है ये हम डिस्कस करेंगे अगले वाले सेशन में। आज हमने डिस्कस किया, जो हम फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो जो हमने डिस्कस किया। आज हमने चैप्टर के बारे में पढ़ा कुछ रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण के बारे में, कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसी होती है, ऐसे परिवर्तन जिनमें गुणों वाले हैं, जो गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है और उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद में हमने अभिकारक पढ़ा। अभिकारक क्या होता है। अभिकारक हमने ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा उत्पाद। उत्पाद क्या पढ़ा, ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। जो अभिक्रिया करने के बाद में हमारी अभिक्रिया बनती है उनको हम उत्पाद कहते हैं। फिर देखा कि भोजन का पाचन, शोषण, लोहे पे जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का जमना, रोटी का बनना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है या रासायनिक अवस्था। फिर अवस्थाएं हमने परीक्षण पढ़े कि अवस्था में परिवर्तन, रंगों में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है, गैस में उत्सर्जन होता है, ये बारे में हमने देखा। फिर हमने रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखा। अगर नहीं समझ में आया है तो मेरे को डाउट सेशन के लिए आप बोल सकते हो, मैं आपके डाउट सोल्व करूंगा। अगर ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आई है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। संतुलित करने का मतलब बहुत ही आसान है कि अभिकारक जो है और उत्पाद जो है उनके जो परमाणु संख्याएं हैं वो समान होनी चाहिए। अगर इधर 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, इधर 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, तो उत्पाद वाली साइड में भी 2 ही होने चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए या उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यही हमने संतुलित करना सीखा था। इसके कुछ चरण सीखे थे हमने। चरण क्या सीखे थे, पहला चरण देखा था कि हम ऐसे बॉक्स में रखेंगे और इनको नहीं छेड़ना है। फिर हम परमाणु संख्याएं देखेंगे, परमाणु संख्याएं, उत्पादों में परमाणु की संख्याएं देखेंगे। उसके बाद में थर्ड चरण में हमने करना था तो हमने इक्वल किया था कि जो सबसे बड़ा ऑक्सीजन परमाणु वाला है या जो सबसे ज़्यादा परमाणु संख्याएं ले रखा है उसको पहले संतुलित करते हैं। इधर O4 था तो सबसे ज़्यादा था, इसके बाद में Fe3 था तो वो उससे कम था, तो हमने पहले ऑक्सीजन को संतुलित किया। फिर उसके बाद में हमने इसको उनके जो हमने ये पढ़े कि जो सभी तत्व हैं वो क्या हैं, Fe3 और H2SO, H2O, Fe3O और H, हमने ये अभिक्रियाएं निकाली थी। इसके बाद में हमने डिस्कस किया कि 5th चरण के अंदर हम अवस्थाएं रखते हैं। क्या रखते हैं, अवस्थाएं रखते हैं। तो अवस्थाएं हमने रखी, यहाँ पे हमने अवस्थाएं रखी, कौन कौन सी, ठोस वाली रखी, द्रव्यमान रखा, गैस रखा, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, आपको दिखाई देता होगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद में हमने 6 चरण पढ़ा। 6 चरण के अंदर हम अगर कोई ताप, दाब व उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, किसी अभिक्रिया को करने में ताप या दाब या उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, तो जो तीर का निशान होता है, जो ये तीर का निशान है, इसके ऊपर हम रखेंगे, ठीक है, इसके ऊपर रखेंगे। ये चीज़ें हमने पढ़ी। तो अगले वाले सेशन में हम रासायनिक अभिक्रिया के परिवर्तन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया इसके बारे में देखेंगे, विद्युत वियोजन, प्रकाश वियोजन, ऊष्मा वियोजन, विस्थापन अभिक्रिया, अपचयन, रिडक्शन, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे दैनिक जीवन में उपचार अभिक्रियाओं का प्रारंभ और विकृति ग्रंथि रोकने का तरीका। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे लास्ट के एंड में, ठीक है। तो हमारा सेशन बहुत थोड़ा बड़ा हो चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। और अगर आप हमारा ये सेशन अच्छे से देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पूरी चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आने वाली हैं। और रासायनिक अभिक्रिया और जो हमारी साइंस वाला चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। कल हम इसको
कंप्लीट कर देंगे और आपको हम नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। हमारे चैनल के अंदर हम आपको ये पूरा नोट्स दे देंगे जिससे कि आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, गुड बाय एवरीवन। और थोड़ा सा अभी मेहनत करने की ज़रूरत है आपको, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, जहाँ पे आपको अच्छा समझ में आए उस प्लेटफॉर्म पे पढ़ें, लेकिन आपको पढ़ना बहुत